बरगद का अभिशाप। एक खौफनाक रात का सन्नाटा गांव की गलियों में पसरा हुआ था। आसमान में चांद बादलों की ओट में छिपा था, जिससे अंधेरा और भी गहरा और डरावना लग रहा था। केवल आवारा कुत्तों के रुक रुक कर भौंकने की आवाजें उस खामोशी को चीर रही थीं। गांव के छोर पर खड़ा वो विशाल और पुराना बरगद का पेड़ किसी विशालकाय राक्षस की तरह लग रहा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ की जड़ों में मौत का वास है। उस रात आर्यन और कबीर अपने काका के पास दालान में बैठे थे। लालटेन की पीली और थरथराती रोशनी उनके चेहरों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। आर्यन सहमी हुई आवाज में, काका, आखिर गांव का हर शख्स उस बरगद के नाम से ही कांपने क्यों लगता है? वहां ऐसा क्या हुआ था जो लोग दिन के उजाले में भी उधर जाने से डरते हैं? हाँ काका, क्या वहां वाकई कोई रूह है? हमें आज पूरी हकीकत जाननी है। लोग कहते हैं कि वहां किसी के रोने की आवाजें आती हैं। काका गहरी सांस लेते हुए, बेटा, अंधेरे में कही गई हर बात महज अफवाह नहीं होती। उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं, बल्कि एक कैद खाना है। कैद खाना? किसका काका? एक ऐसी रूह का जो सदियों से प्यासी है। चलो, आज तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तुम कभी उस ओर कदम नहीं रखोगे। कई साल पहले की बात है। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, विक्रम और सुमित। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात नहर का पानी छोड़ा गया था और खेतों की सिंचाई करना जरूरी था। विक्रम जब घर से निकलने लगा तो उसकी पत्नी माया ने उसका रास्ता रोक लिया। माया घबराते हुए, सुनिए जी, आज मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बाहर हवाएं भी कुछ अजीब चल रही हैं। अरे माया, पगली मत बन। अगर आज सिंचाई नहीं की तो पूरी फसल सूख जाएगी, मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन रात का वक्त और वो पुराना रास्ता, आप सुबह चले जाइएगा। अकेला नहीं हूं मैं, सुमित भी साथ आ रहा है। हम दोनों मिलकर जल्दी काम निपटा लेंगे और सूरज निकलने से पहले घर लौट आएंगे। तू बस दिया जलाए रखना। माया विक्रम का हाथ थामते हुए, ठीक है, लेकिन वादा कीजिए कि आप दोनों संभाल कर रहेंगे। कुछ भी अनहोनी महसूस हो तो तुरंत लौट आना, जिद मत करना। वो भयानक रात विक्रम और सुमित अंधेरे रास्ते पर अपनी लाठियां और मशाल लेकर चल पड़े। सन्नाटा इतना था कि उनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे सूखे पत्तों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। जैसे ही वे उस पुराने बरगद के पास पहुंचे, अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जिसने उनके कदम वहीं रोक दिए। सुमित कांपते हुए, विक्रम, तूने सुना? ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे किसी का गला रेता जा रहा हो। हाँ सुमित, आवाज तो बहुत खौफनाक थी, लेकिन गौर से सुन, इसमें कोई मदद की गुहार भी है। पागल हो गया है क्या? इस वक्त यहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता। हमें फौरन गांव की तरफ भागना चाहिए। मुझे इसमें किसी बड़ी आफत का संकेत लग रहा है। नहीं सुमित, अगर वहां सच में कोई मुसीबत में है और हम डरपोक बनकर भाग गए तो कल खुद को क्या जवाब देंगे? इंसानियत के नाते हमें देखना ही होगा। ये इंसानियत नहीं, खुदकुशी है। वो आवाज साधारण नहीं लग रही। तभी दोबारा आवाज आई, बचाओ, कोई है जो मुझे बचा ले। विक्रम ने आव देखा न ताव अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और बरगद की घनी जटाओं की ओर दौड़ पड़ा। मजबूर होकर सुमित को भी उसके पीछे जाना पड़ा। झाड़ियों के पीछे उन्हें एक सुंदर औरत दिखाई दी। वो फटे हुए कपड़ों में थी और थर थर कांप रही थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वो उसके गले लग गई। साहब, मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, मैं रास्ता भटक गई हूँ। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि विक्रम बस उसे देखता ही रह गया। वो जैसे किसी सम्मोहन में बंध गया था। डरो मत, तुम अब सुरक्षित हो। सुमित देख, ये बेचारी कितनी प्यासी लग रही है। पास के कुएं से इसके लिए थोड़ा पानी ले आ। विक्रम, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इतनी रात को ये यहाँ कैसे? और इसके कपड़ों पर खून के धब्बे कैसे? बहस मत कर सुमित,
जा और पानी लेकर आ। सुमित जैसे ही कुएं की तरफ मुड़ा, उसे दूर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। अचानक उसके पीछे से विक्रम की एक गगनभेदी चीख निकली। मुझे बचाओ। सुमित पानी छोड़कर पीछे भागा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। वहां वो खूबसूरत औरत नहीं थी। वहां एक काली भयानक आकृति खड़ी थी, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। नीचे विक्रम की लाश पड़ी थी, जिसका गला किसी दरिंदे ने फाड़ दिया था। वो चुड़ैल विक्रम का मांस नोच रही थी। इससे पहले कि सुमित भाग पाता, वो चुड़ैल उड़ती हुई आई और उसके सीने पर जा बैठी। सुमित की आखिरी चीख उस रात के अंधेरे में कहीं खो गई। पंडित का आगमन और रहस्योद्घाटन अगले दिन पूरे गांव में मातम छा गया। जब मुखिया को यह बात पता चली, तो उन्होंने काशी से एक पहुंचे हुए सिद्ध पंडित जी को बुलाया। पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए, ये सिर्फ साया नहीं है, ये एक प्रतिशोध है। वो औरत जिसे तुम लोग चुड़ैल कह रहे हो, कभी इसी गांव की एक तांत्रिक थी। वो अपनी जवानी और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मासूमों की बलि चढ़ाती थी। गांव का बुजुर्ग, हाँ, मुझे याद है। हमारे पूर्वजों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और इसी बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। यही गलती हुई। जलने के बाद उसकी देह तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी रूह उस पेड़ की जड़ों में समा गई। उसे मुक्ति नहीं मिली, बल्कि वह और भी शक्तिशाली हो गई। पंडित जी ने उसी रात बरगद के पास एक बड़ा अनुष्ठान किया। पूरा गांव मशाले लेकर वहां मौजूद था। पंडित जी ने जमीन पर एक मंत्रों वाली लक्ष्मण रेखा खींच दी। सावधान, जब तक मैं मंत्र पढ़ूं, कोई इस रेखा से बाहर नहीं जाएगा। वह तुम्हें बुलाएगी, डराएगी, लेकिन हिलना मत। अचानक बरगद की डालियां जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। एक काला धुआं उठा और वही खौफनाक चुड़ैल सामने प्रकट हुई। चुड़ैल अट्टहास करते हुए, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये जमीन मेरी है, ये पेड़ मेरा है। मैं तुम सबका खून पीऊंगी। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। तूने निर्दोषों का खून बहाया है, अब अग्नि ही तेरा अंत करेगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का। चुड़ैल तड़पने लगी। मैं फिर लौटूंगी। जब तक ये पेड़ खड़ा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पंडित जी के आदेश पर गांव वालों ने सूखी लकड़ियों में आग लगा दी और उसे उस पर फेंक दिया। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे पहाड़ों के दरकने की आवाज हो। कुछ ही पलों में वो राख में तब्दील हो गई। काका कहानी खत्म करते हुए, उस रात के बाद से वो चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन बेटा, आज भी जब हवा चलती है तो उस राख की गंध और उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि उस पेड़ के पास जाना मौत को दावत देना है। आर्यन और कबीर कांप रहे थे। लालटेन की रोशनी बुझने को थी। काका, क्या वो सच में खत्म हो गई? काका खामोशी से देखते हुए, शायद वो सिर्फ अगले शिकार का इंतजार कर रही है।